हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं हम विटामिन से मतलब 3 या 4 प्रश्न पक्के हैं आना और एडवांस लेवल के विटामिन के क्वेश्चन करेंगे। हम ऐसे साधारण क्वेश्चन नहीं करेंगे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। इन क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये तो आपको आते ही हैं। और ये तो 5वीं पास बच्चा हो, 10वीं पास बच्चा हो, वो भी बता देगा कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है। बट हमको करना है एडवांस लेवल के क्वेश्चन। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, विटामिन ए का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या किसी भी विटामिन की कमी से क्या रोग मेन हो सकते हैं, जो मेनली जो एडवांस लेवल के प्रश्न बनते हैं वो आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार शानदार वीडियो आने वाले जितने भी दिन बचे हैं, 8-10 दिन हो, जो आपके आने वाले जब भी समय रहेगा, जिसका जब एग्ज़ाम हो, किसी का हो सकता है 7 तारीख को हो, या किसी को 8 को हो, किसी का 10 को, किसी को 20 का, किसी को 1 को, कभी भी किसी का एग्ज़ाम हो सकता है। लगभग 1-1.5 महीना एग्ज़ाम तो चलना चाहिए। जैसे कि अपन दूसरे एग्ज़ाम को देखते हैं, क्योंकि फॉर्म तो ज़्यादा भरे गए हैं तो शिफ्ट में एग्ज़ाम तो ज़्यादा होगा। बट देखते हैं जो जैसा भी होता है। बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 को हम क्या कहते हैं? विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं। इसके अलावा विटामिन H भी इसको बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है? इसको विटामिन H भी इसको बोला जाता है। और ये जो विटामिन B7 ये बालों को झड़ने से रोकता है। अगर विटामिन B7 की कमी हो जाती है ना, तो हमारे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, जो हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, वो क्या करेगा? इन्हीं के ही कैप्सूल भर के दे देगा आपको विटामिन के, कि आपके वो पता कर लेगा कि इनको तो ये कमी है, वो कैप्सूल भर के दे देगा। अब बात करते हैं विटामिन B7 की खोज किसने की थी। विटामिन B7 की खोज की थी डिनबुर्क ने। विटामिन B7 की खोज किसने की थी? डिनबुर्क ने की थी। इसको याद भी कर सकते हो, मैंने अभी ट्रिक से करवाया है हमारे ग्रुप में। कल हमारे हम जीतेंगे बैच में कल ट्रिक द्वारा करवाया कि जैसे कि 7 होता है, 7 क्या होते हैं? दिन होते हैं। और यहाँ पे भी देखो दिन दिख रहा है, तो डिनबुर्क क्या हो गया? B7 की खोज। ऐसे हमने हमारे ग्रुप में पूरे ही विटामिन के, चाहे विटामिन B6 हो, B3 हो, B2 हो, सारे विटामिन को ट्रिक द्वारा याद कराया। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा ट्रिक का, और आप इसके पूरे विटामिन याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन K की खोज किसने की थी? विटामिन K की खोज की थी हेनरिक डैम ने। विटामिन K की खोज किसने की थी? हेनरिक डैम ने विटामिन K की खोज की थी। बात करते हैं कि ये जो विटामिन K होता है ये कितने प्रकार में पाया जाता है। देखो विटामिन K के हमें 3 प्रकार पता है। देखो, एक तो होता है इसका प्राकृतिक रूप। विटामिन K जो होता है, ये K है, विटामिन K के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रूप और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम रूप। प्राकृतिक और कृत्रिम रूप, इस प्रकार से विटामिन K के 2 रूप होते हैं। जो प्राकृतिक होता है वो होता है K1 और एक होता है K2, और कृत्रिम क्या होता है? K3 होता है। ये जो K3 विटामिन होता है ना, यही नवजात को दिया जाता है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? हम उसको इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन हम कैसे बनाते हैं? वैक्सीन दे रहे हैं हम। वैक्सीन तो हम तृतीयक तरीके से बना रहे हैं, मतलब हम उसमें आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करके बना रहे हैं। इसलिए ये तीसरा क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, K3। K2 जो होता है उसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। सॉरी, K1 को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं हम K1 को। K1 को क्या बोलते हैं हम? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और K2 को क्या बोलते हैं? मैनाक्विनोन बोलते हैं। K2 को क्या बोलते हैं हम? मैनाक्विनोन बोलते हैं। और जो K3 है उसको क्या बोलते हैं? K3 को मैनाडियोन बोला जाता है। K3 को क्या बोला जाता है? मैनाडियोन जो है वो K3 को बोला जाता है। K1 किसको बोलते हैं? फाइलोक्विनोन को बोलते हैं। ये जो फाइलोक्विनोन है ये कहाँ से में प्राप्त होता है? ये जो फाइलोक्विनोन होता है ये पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से जितने भी हम पौधों वाला जो भी हम खाद्य पदार्थ खाएंगे उससे हमें फाइलोक्विनोन मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है मैनाक्विनोन होता है, ये आंत के बैक्टीरिया द्वारा अवशोषित होता है। K2 किसके द्वारा होता है? जो मैनाक्विनोन है वो आंत के जो जितने भी माइक्रोबायोटा रहते हैं ना उनसे बनता है। आंत के माइक्रोबायोटा से K2 बनता है। और जो तीसरा होता है वो कृत्रिम होता है, जो नवजात बच्चे को दिया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैनाक्विनोन है ये कहाँ बनता है, या ये पूछते हैं कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंत में बनता है, तो मैनाक्विनोन जो है वो आंत में बनता है, याद रखिएगा।
इसके अलावा विटामिन के बारे में और बात किया जाए तो ये रक्त का थक्का बनने को रोकता है ना, और रक्त स्नावी एजेंट के रूप में कहलाता है। इसके कारण हेमरेज भी हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है तो। ठीक है, विटामिन के इफेक्ट याद रखिएगा। अगला है विटामिन बी 2 की खोज किसने की थी? विटामिन बी 2 की खोज की थी डी.टी. स्मिथ ने। इसको क्या बोला जाता है विटामिन बी 2 को? इसको राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। विटामिन बी 2 को और क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 को बोला जाता है। लगभग 1.4 से 2.1 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। कीलोसिस नामक जिसके कारण त्वचा फट जाती है, त्वचा सूख जाती है, ओंठ फट जाते हैं, ये विटामिन बी 2 के कारण हो जाता है। ओंठ भी फट जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, विटामिन बी 2 को विटामिन जी भी बोलते हैं। विटामिन बी 2 को और क्या बोलते हैं? विटामिन बी 2 को विटामिन जी भी बोलते हैं। याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। पूरा शरीर सूख जाता है इसके कारण, ओंठ वगैरह फट जाते हैं इसके कारण। तो याद रखिएगा, विटामिन बी 2 की खोज किसने की थी? डी.टी. स्मिथ ने की थी। इसको और क्या कहा जाता है? इसको विटामिन जी भी कहा जाता है विटामिन बी 2 को। इसके कारण मंद बुद्धि हो जाती है, त्वचा खराब हो जाती है। मछली, मांस, अंडे इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। मछली, मांस, अंडे इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। याद रखना, इसकी कमी से मंद बुद्धि भी हो जाती है। मंद बुद्धि का भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि किसके कारण मंद बुद्धि हो जाती है, तो विटामिन बी 2 के कारण ही मंद बुद्धि हो जाती है। डी.टी. स्मिथ ने 1926 में इसकी खोज की थी। 1926 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? डी.टी. स्मिथ ने की थी। अगला है विटामिन बी 3 की खोज किसने की थी? बी 3 की खोज की थी कॉनरॉड ने। बी 3 की खोज किसने की थी? कॉनरॉड ने की थी। याद रखिएगा, विटामिन बी 3 की खोज किसने की थी? कॉनरॉड ने की थी विटामिन बी 3 की खोज। और इसको नियासिन भी बोला जाता है, और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नियासिन भी इसको बोला जाता है। इसकी नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग भी हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन बी 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये नियासिन की कमी से एक 3D रोग भी हो जाता है। 3D रोग को हम क्या बोलते हैं? एक तो हम 3D में एक हो जाता है डर्मेटाइटिस जो त्वचा की समस्या संबंधित होता है। दूसरा हो जाता है डायरिया जो कि दस्त पैदा करता है। और तीसरा हो जाता है डेमेंशिया मतलब हो जाता है मंद बुद्धि। तो ये विटामिन बी 3 के कारण हो जाता है। विटामिन बी 3 की खोज किसने की थी? कॉनरॉड ने की थी। अगला है विटामिन बी 5 की खोज किसने की थी? विटामिन बी 5 की खोज किसने की थी? रोजर ने की थी विटामिन बी 5 की खोज। विटामिन बी 5 की खोज किसने की थी? रोजर ने विटामिन बी 5 की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी 5 की। इसको पेंटोथेटिक अम्ल बोला जाता है। पेंटोथेटिक अम्ल इसको बोला जाता है बी 5 को। और इसकी खोज किसने की थी? रोजर ने की थी। 1933 में ये आया था। विटामिन बी 6 की खोज किसने की थी? विटामिन बी 6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी 6 को क्या बोलते हैं? हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? लूसी विल्स ने की थी पायरिडॉक्सिन की खोज। विटामिन बी 9 की खोज किसने की थी? विटामिन बी 9 की खोज किसने की थी? विटामिन बी 9 जो आया था उसकी खोज की थी लूसी विल्स ने। किसने की थी? लूसी विल्स ने की थी। और इसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है। इसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो तंत्रिकाएं जो होती हैं खराब हो जाती हैं, तंत्रिकाएं विक्षिप्त हो जाती हैं। इसके अलावा जो ब्लड की लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की ही गोली दी जाती है। ये वही फॉलिक एसिड है। गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल देने की सलाह दी जाती है। एक सामान्य औरत को लगभग 220 माइक्रोग्राम दिया जाता है। एक सामान्य आदमी को 330 माइक्रोग्राम दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉलिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ब्लड सेल्स बनाने में इसका बहुत योगदान होता है, इसलिए आयरन के साथ इसको दिया जाता है फॉलिक अम्ल को। फॉलिक अम्ल को फॉलेट भी बोला जाता है। और ये किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम होता है। और लूसी विल्स ने इसकी खोज की थी। अगला है विटामिन बी 12 की खोज किसने की थी? देखो, इसको मैं एक ट्रिक बताऊं आपको जो मैंने हमारे ग्रुप में करवाई है। 12 होता है घड़ी में, और देखो यहाँ पे आ रहा है मिनट। तो जहाँ पर भी मिनट दिख जाए और 12 दिख जाए तो 12 भी घड़ी में ही होते हैं, मिनट भी घड़ी में ही होता है। तो वही आपका आंसर लगा देना। विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। और सबसे मेन एक क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोई धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन बी 12 में ही पाई जाती है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।
अगला है विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी। सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था वो विटामिन बी1 खोजा गया था। पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था, तो विटामिन बी1 खोजा गया था। मैकुलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1912 में। विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी, इसको हम वाइटामिन बोलते हैं। वाइटामिन, वाइटल मतलब क्या होता है, आवश्यक, तो आवश्यक तत्व, इन ये मतलब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, हमारे शरीर का रक्षात्मक आवरण होते हैं। ये हमें भले ही ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसको पचाने में यही सहायता करते हैं। विटामिन का काम ही होता है उपापचय क्षमता को बढ़ाना, उपापचय क्षमता को सही करना, या बोले मेटाबॉलिज्म को सही करना, यही इसका मेन काम होता है। अगला है विटामिन के की प्रतिदिन कितनी मात्रा माइक्रोग्राम में आवश्यक होती है। तो विटामिन के की प्रतिदिन 55 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। ये सारे लोगों के लिए, चाहे सामान्य हो, पुरुष हो, सामान्य महिला हो, सभी के लिए विटामिन के की इतनी ही मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन के मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं। K1, K2 और K3 होता है। K1 और K2 कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, जिनमें से K1 जो प्राप्त होता है वो पौधों से प्राप्त होता है। K2 किससे प्राप्त होता है, आंतों से प्राप्त होता है। आंतों वाले को हम बोलते हैं मेनाक्विनोन। और एक K3 होता है जो कृत्रिम बनाया जाता है, जिसको हम मेनाडियोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको मेनाडियोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है। देखो, वैसे तो इसकी 7 से 10 मिलीग्राम आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जैसा उत्तर होगा वैसे ही लिखेंगे। आईसीएमआर के अनुसार बोला गया है, आईसीएमआर 2024 में बोला गया है कि विटामिन ई की जो प्रतिदिन मात्रा होना चाहिए वो 7 से 10 मिलीग्राम होना चाहिए, लेकिन एक गर्भवती महिला को लगभग इसकी 12 मिलीग्राम आवश्यक होती है, इसलिए यहाँ पे 10 से 12 मिलीग्राम सही होगा। तो विटामिन ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीकोफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम, विटामिन ई को हम बोलते हैं टीकोफेरॉल। याद रखना, प्रजनन क्षमता के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रजनन ग्रंथियों, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता खराब हो जाती है, बांझपन आ जाता है इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। इसके अलावा विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। पार्लर में जो कैप्सूल, कभी फेशियल कराए हो आप, तो पार्लर में कैप्सूल डालते हैं ना, वो विटामिन ई के ही कैप्सूल डालते हैं। विटामिन ई बालों के लिए भी अच्छा रहता है, शाइनिंग प्रदान करता है, और चेहरे के लिए भी अच्छा होता है। तो इस विटामिन को, ई को हम क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। कितनी मात्रा इसकी आवश्यक होती है, 7 से 10 मिलीग्राम आवश्यक होती है। या अगर 7 से 10 मिलीग्राम ऑप्शन में नहीं दिया हो तो लगभग इसका देखिएगा 10 से 12 मिलीग्राम, वही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन बी7 कितने माइक्रोग्राम एक स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला से आवश्यक होता है। विटामिन बी7 की बात करें तो सामान्य जो लोग होते हैं उनको 40 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है, और लेकिन अगर स्तनपान करा रहा है तो उसको 5 एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 मिलीग्राम हो जाएगा। कौन, विटामिन बी7। याद रखिएगा, विटामिन बी7 जो स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला से कितना आवश्यक है, 5 माइक्रोग्राम अधिक आवश्यक होता है। विटामिन बी7 कितने माइक्रोग्राम एक गर्भवती महिला को आवश्यक होता है, लगभग 40 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है, और 40 से 45 के बीच इनका सभी का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, चाहे सामान्य पुरुष हो, चाहे सामान्य महिला हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे धात्री महिला हो। आपको 40 याद करके चलना है कि विटामिन बी7 हमें कितना चाहिए रहता है, 40 चाहिए रहता है, ये आपको मानकर याद करके चलना है। इसी के ही 2-5 इधर उधर आ जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखो, ये कुछ विटामिन्स हैं, इनको आप देख सकते हो। ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। जैसे कि विटामिन्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल होता है, एक वाटर सॉल्यूबल होता है। कुछ पानी में विलय होते हैं, कुछ जल में विलय होते हैं। ये 4 आपको दिख रहे हैं ना, ये वसा में विलय है, मतलब फैट में विलय है, फैट सॉल्यूबल है। जैसे कि विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ और विटामिन के हुआ। ये चारों विटामिन क्या होते हैं, ये चारों विटामिन वसा में विलय होते हैं। जबकि बात करें हम विटामिन बी की और विटामिन सी की, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो किस में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। बाकी केवल 2 विटामिन छोड़ के बाकी सब किस में होते हैं, वसा में विलय होते हैं। विटामिन ए जो होता है वो हमारी मतलब दृष्टि के लिए, विज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रजनन क्षमता के लिए, हड्डी के विकास के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी का सबसे मेन रोल होता है हड्डी का। देखो, विटामिन डी कम भी बेकार होता है और विटामिन डी अधिक भी बेकार होता है।
कोई भी ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में वसा में घुल रहा है तो वो बाहर किसके द्वारा निकलेगा, तो बाय यूरिन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि जल में विलय है नहीं है। तो अगर वो शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं। उनमें विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो विटामिन डी का एक सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। विटामिन ई भी फैट सेल्यूबल होता है, ये टॉक्सिन्स को भी हटाता है और इम्यून सिस्टम को भी सही करता है। इसके अलावा विटामिन के जो होता है बोन की हेल्थ और ब्लड क्लॉटिंग के लिए अच्छा होता है। ये सारे विटामिन के नाम हैं। विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं, थायमीन। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 को नियासिन। ये निकोटिनिक और निकोटिनामाइड नाम के 2 रूपों में पाया जाता है, नियासिन। विटामिन बी5 को बोलते हैं हम पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 को बायोटिन। विटामिन बी9 को बोलते हैं फॉलेट। विटामिन बी12 को बोलते हैं कोबालमिन और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ E300? E300 को क्या कहा जाता है, कौन सा विटामिन कहते हैं E300 को? E300 को विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी कहा जाता है E300 को। ये क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है। किसका? एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी की बात करें तो एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है? 80 मिलीग्राम आवश्यक होता है एक सामान्य पुरुष को। और एक सामान्य महिला की बात करें तो कितना आवश्यक होता है? 65 मिलीग्राम। अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो सामान्य जो व्यक्ति होता है उससे 15 मिलीग्राम अतिरिक्त आवश्यक होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी को और सामान्य पुरुष को 80 मिलीग्राम आवश्यक होता है और एक केवल सामान्य महिला को 65 मिलीग्राम आवश्यक होता है। और जो लैक्टेटिंग मदर होती है, मतलब जो धात्री महिला होती है, उसको 50 मिलीग्राम अतिरिक्त चाहिए एक सामान्य महिला से। तो 65 में हम 50 प्लस कर देंगे तो लगभग 115 मिलीग्राम लैक्टेटिंग मदर्स को आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इसको पढ़ लो। E300 एस्कॉर्बिक अम्ल को कहते हैं, जिसे आमतौर पर विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। ये एक खाद्य योजक होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पाया जाता है जो कई खाद्य पदार्थों में होता है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति सूखा रोग से ग्रसित हो तो उसे किसकी कमी होती है? अगर कोई व्यक्ति सूखा रोग से ग्रसित होता है तो उसको किसकी कमी होती है? उसको विटामिन डी की कमी होती है। अब ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी में किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन डी के कितने प्रकार होते हैं? देखो, विटामिन डी मोस्ट रूप से देखा जाए मोस्टली तो विटामिन बी जो डी होता है उसके 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो होता है D2, एक D3। लेकिन इसके अगर पूरा बेसिक प्रकार देखे जाएं तो इसके 5 प्रकार होते हैं, D1, D2, D3, D4 और D5। ठीक है, बात करते हैं अपन D1 की। तो ये जो D1 होता है ये समुद्री खाद्य पदार्थों से हमको प्राप्त होता है। समुद्री मछली हुआ, समुद्री खाद्य पदार्थ हुए, इनसे हमको D1 प्राप्त होता है। D2 जो D1 को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। D1 को क्या बोलते हैं हम? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जो समुद्री चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। जो D2 होता है, D2 को हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। D2 को एर्गो बोलते हैं और एर्गो से याद रखो एग्रीकल्चर मतलब पादप संबंधित चीज़ें। तो ये हमको किससे प्राप्त होता है? पौधों और कवकों से प्राप्त होता है D2। D2 किससे प्राप्त होता है? पौधों और कवकों से प्राप्त होता है। बात करते हैं हम D3 की। D3 को हम बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं हम? D3 को कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और ये D3 हमको सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो व्यक्ति के शरीर में जो कमी होती है विटामिन डी की, वो यही D3 की कमी हो जाती है, क्योंकि ये हमको बाहर से लेना पड़ता है D3 और ये सूर्य की रोशनी से ही मिलता है D3। बात करते हैं अपन D4 की। तो D4 जो होता है, ये D3 जब टूटता है तो D4 बन जाता है। D3 के टूटने से ही क्या होता है? D4 बन जाता है। और जो D5 होता है ये भी एक प्रकार से पौधों में पाया जाता है। तो D2 और D5 जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। D1 जो होता है वो समुद्री खाद्य उत्पादों में पाया जाता है और जो D3 होता है वो सूर्य की रोशनी से हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, साइलोकोबाल्मिन विटामिन का मानव निर्मित रूप कौन सा है? साइलोकोबाल्मिन जो होता है विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की अगर हम मात्रा देखे जाएँ तो 2.2 माइक्रोग्राम जो होता है, मतलब मोस्टली सभी को, सामान्य पुरुष हो तो भी 2.2 माइक्रोग्राम चाहिए, सामान्य महिला को भी 2.2 माइक्रोग्राम चाहिए। लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को 0.25 एक्स्ट्रा चाहिए रहता है।
0.25 एक्स्ट्रा चाहिए होता है किसको, अगर गर्भवती महिला है और लैक्टेटिंग मदर है या धात्री महिला है तो उसको 1 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसको कितना चाहिए, 1 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, मतलब लगभग 3.2 मिलीग्राम आवश्यक होता है। विटामिन B12 बहुत आवश्यक होता है, हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को सही रखता है, हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको सही रखता है, मस्तिष्क को सही रखता है। इसके अलावा ब्लड सेल्स बनाने में भी ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, जो मछली का कॉड लिवर ऑयल होता है किस विटामिन से भरपूर होता है। मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। मछली के यकृत में क्या पाया जाता है, ए। विटामिन डी भी पाया जाता है लेकिन ए भी पाया जाता है। मोस्टली ज़्यादा जो पाया जाता है, अगर या तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, यदि ऑप्शन में आएंगे तो विटामिन ए का लगा के आइएगा क्योंकि ये ज़्यादा पाया जाता है। हमारा यकृत हो, मछली का यकृत हो, विटामिन ए की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। अगला है, डैश की हानि के कारण रक्त नहीं थक्का नहीं जमता। किसकी हानि के कारण नहीं जमता, विटामिन के कारण नहीं जमता। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जो तीसरा वाला होता है वो कृत्रिम होता है, यही विटामिन K3 होता है, नवजात को दिया जाता है। K1 किससे प्राप्त होता है, हमको पौधों से प्राप्त होता है। K2 किस में होता है, आंतों में रहता है, फाइलोक्विनोइन, मैथियोक्विनोइन। और जो K3 होता है वो कृत्रिम रूप में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नवजात को कौन सा दिया जाता है, तो मैनाडियोन या कृत्रिम। इसको K3 को हम क्या बोलते हैं, मैनाडियोन बोलते हैं, उनको मैनाक्विनोन बोलते हैं और फाइलोक्विनोन बोलते हैं। अगला है, ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ईस्ट में विटामिन बी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं, निम्न में से जिंक का सर्वाधिक स्रोत किस में है। जिंक मतलब सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो जिंक जो सर्वाधिक पाया जाता है इन सब में से, ना बैगन में, ना मूली में, ना दूधी में, सब दूध में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, जो फलियां होती हैं ना, फलियों में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा लहसुन आप खाते हो उसमें भी जिंक पाया जाता है। जिंक जो होता है हमारी याददाश्त को सही रखता है, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर रखता है, तंत्रिका तंत्र को सही रखता है, मांसपेशियों को सही रखता है, उन सब के लिए जिंक एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके अलावा प्रतिदिन जिंक की मात्रा बात की जाए तो 17 मिलीग्राम तो एक आदमी को आवश्यक होती है जिंक की, और एक औरत को बात की जाए तो औरत को लगभग 13 मिलीग्राम आवश्यक होता है। एक गर्भवती महिला की बात की जाए तो 14.5 गर्भवती महिला को आवश्यक होता है, और लैक्टेटिंग मदर की बात की जाए तो 14 मिलीग्राम लैक्टेटिंग मदर को आवश्यक होता है। जिंक का सर्वाधिक स्रोत क्या होता है, लेग्यूम्स होती हैं, इसकी कमी से डायरिया हो जाता है। अगर हम सामान्य पुरुष की बात करें, एक सामान्य पुरुष की अगर हम बात करें तो उसके शरीर में कितना जिंक होता है, तो 2.5 ग्राम जिंक होता है उसके पूरे शरीर में। और सामान्य महिला की बात करें ना तो उसके शरीर में लगभग 1.5 ग्राम जिंक होता है, मतलब इतना जिंक की मात्रा उनके शरीर में होती ही है। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत किस में है, विटामिन ए की बात कर रहे हैं। देखो विटामिन ए की बात कर रहे हैं तो विटामिन ए के 2 रूप पाए जाते हैं। एक तो होता है रेटिनॉल, एक क्या होता है विटामिन ए के रूप में, एक होता है रेटिनॉल और एक होता है बीटा कैरोटीन। एक होता है बीटा कैरोटीन। ये जो रेटिनॉल जो होता है वो सक्रिय विटामिन होता है। क्या होता है, ये सक्रिय विटामिन होता है, और ये जो होता है जानवरों के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। जबकि जो बीटा कैरोटीन होता है वो निष्क्रिय होता है, इसको हम प्री विटामिन भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, प्री विटामिन भी बोलते हैं। और ये जैसे बीटा कैरोटीन गाजर हुआ, ये प्लांट जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जब हम बीटा कैरोटीन को खाते हैं तो ये हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है आंत द्वारा, और फिर उसको लीवर जो होता है उसको किस में बदल देता है, रेटिनॉल में बदल देता है। मतलब बीटा कैरोटीन रेटिनॉल से के बनने से पहले वाला तत्व है। रेटिनॉल के बनने से पहला मतलब पूर्व विटामिन इसको हम बोल सकते हैं बीटा कैरोटीन को। ये किससे मिलता है, ये निष्क्रिय होता है और ये पौधों से प्राप्त होता है। पौधों वाले जितने उत्पाद हम खाते हैं उनके रूप में ये प्राप्त होता है। और रेटिनॉल क्या होता है, सक्रिय बना बनाया विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। देखो जब लैक्टिक एसिड रहता है, जब उसको हम दूध को, लैक्टिक एसिड वाले दूध को जब हम दही में बदलते हैं तो उसमें किसकी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें B12 की मात्रा बढ़ जाती है। जब दूध को दही में बदलते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन बढ़ जाता है, तो विटामिन B12 बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के अधिक मात्रा में लेने से लीवर खराब हो जाता है? कौन सा विटामिन अगर हम अधिक मात्रा में लें तो लीवर खराब हो जाएगा? वो है विटामिन B3। विटामिन B3 को अगर हम अधिक मात्रा में ले लेंगे तो हमें लीवर हमारा खराब हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं इसको? नियासिन बोलते हैं। इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो होता है निकोटिनिक अम्ल और एक होता है निकोटिनामाइड। ठीक है, ये B3 की मात्रा होती है। इसके अलावा B3 की कमी से पेलग्रा नामक रोग भी हो जाता है, जिसको 3D रोग भी बोलते हैं। 3D क्या होता है भी मैंने बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है, मूत्र या मल में जो रक्त आता है वो किस विटामिन की कमी से आता है? विटामिन के की कमी से आता है। मूत्र या मल में जब रक्त आता है तो वो किसकी कमी से आता है? विटामिन के की कमी से आता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे विटामिन करीब 200-250 MCQ की हमने ये PDF बनाई हुई है। हमने सारे टॉपिक की हमारे MCQ बनाई है। जैसे कि मैं बात करती हूँ 4th वाले सेक्शन से बात करती हूँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आपको 500 MCQ मिल जाएंगे। बस आपको वही पढ़ना है। अभी भी दिन है, इतना भी पढ़ लोगे ना, अगर अभी शुरुआत भी की होगी ना तो भी आप कर लोगे। इसके अलावा स्कूल पूर्व देखभाल के मैंने 1050 MCQ बनाए हैं। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। बाल संस्थान, बाल देखरेख संस्थान, गैर देखरेख संस्थान, इसके करीब 250 MCQ हैं। और बाल श्रम नीति, बाल कानून के करीब 200 MCQ हैं। इससे आपका क्या होगा? पूरा 4th पार्ट कवर हो जाएगा। बात करते हैं अगर अपन 3rd पार्ट की। 3rd पार्ट में मैं आपको पंचवर्षीय योजना के करीब मैंने उसमें आपको 150+ MCQ दिए हैं, वो आपको करना है। पूरा प्रबंधन, जिसमें सामुदायिक संगठन आ जाएगा, संप्रेषण आ जाएगा, संचार आ जाएगा, समाज आ जाएगा, है ना, नेतृत्व आ जाएगा, सतत विकास लक्ष्य आ जाएगा, विकास आ जाएगा। इन सब के जो क्वेश्चन हैं इनके करीब आपको 1000+ MCQ मिलेंगे। ये इससे आपका ये पूरा 3rd वाला सेक्शन निपट जाएगा। बात करते हैं अगर हम 2nd वाले चैप्टर की। 2nd वाले में एक्ट के आपको 2000+ MCQ की PDF मिलेगी, आपको बस वही करना है। इसके अलावा योजना की करीब आपको 2000+ MCQ की PDF मिलेगी, वही करना है। मानव अंग, मानव प्रजनन तंत्र, इसके करीब आपको 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यही करना है। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। कंप्यूटर के 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, बस वही करना। इससे आपका ये 2nd वाला पार्ट कवर हो जाएगा। बात करते हैं 1st की। 1st के ICMR के करीब आपको 400+ MCQ मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण के करीब मैंने 200-300 प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। टीकाकरण के करीब मैंने 200-300 प्रश्न डाले हुए हैं। मानव रोग के करीब आपको 400+ प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं पोषण की। पोषण के करीब आपको 200 से 300 प्रश्न मिलेंगे। बात करते हैं रोग नियंत्रण कार्यक्रम की, तो इसके करीब आपको 300 से 400+ मिलेंगे, जिसमें रोग दिवस वगैरह, ऊष्मायन अवधि वगैरह सब कुछ कवर रहेगा। अब आपको ये तो हमने आपको MCQ का बताया। एक हमारा थ्योरी बैच है, उसमें आपको थ्योरी भी है, इन सब की ट्रिक भी है, इन सब के MCQ भी हैं, इन सब की PDF भी है, PDF प्रिंट भी निकाल सकते हो, और सबसे मेन चीज़ रोज़ टेस्ट है। ये दोनों बैचों में आपको हमारा हम जीतेंगे बैच और ये हमारा प्रैक्टिस बैच, दोनों में ही आपको हमारे टेस्ट मिलते हैं, जहाँ रोज़ रात को टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। रोज़ रात को लड़कियाँ दिन भर तैयारी करती हैं और रात को टेस्ट देती हैं। टेलीग्राम एक जो प्रैक्टिस सेट के लिए अभी न्यू बनाया है वो बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे ये यहाँ पे गए हैं, है ना, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे ये फाइल वाले सेक्शन में गए, तो आप देखिए फाइल वाले सेक्शन में जाके आपको ये सारे MCQ मिल जाएंगे। माता के दूध के MCQ, खनिज लवण फाइबर के MCQ, ECC के MCQ, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के MCQ, धात्री माता के ICMR के MCQ, ये विटामिन के MCQ, कार्बोहाइड्रेट के MCQ, ICMR के MCQ, IT एक्ट के MCQ, कंप्यूटर के MCQ, बालक और गैर संस्थागत देखभाल के MCQ। आप देख सकते हैं ये सारे, ये 1040 MCQ स्कूल पूर्व देखभाल के सिगमंड फ्राइड की ICDS के MCQ हैं। शैशव अवस्था और नवजात के MCQ हैं। नवजात रिफ्लेक्स के MCQ हैं। ये श्रम कानून और नीतियों के MCQ हैं। नरजनन तंत्र के MCQ हैं। पूरी योजनाओं के ये MCQ हैं। ये लॉन्च पैड योजना के MCQ हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट MCQ महिला योजनाओं के MCQ हैं। पंचायत विभाग योजनाओं के MCQ हैं। गर्भवती महिलाओं के हैं। ये मॉप अप, कैच अप, फॉलो अप, ये सारे के प्रकार हैं। ये पूरा जो 2000+ अधिनियम के MCQ हैं। इस प्रकार से ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा आपको MCQ मिल जाएंगे एक साथ आपके प्लेसेंटा के हुआ, मादा जननांग का हुआ, मिशन इंद्रधनुष का हुआ। मूत्र या मल में रक्त जो आता है वो किस विटामिन की कमी से आता है? तो विटामिन के की कमी से होता है।
अगला है किस विटामिन में धातु परमाणु होते हैं? विटामिन B12 में धातु परमाणु होते हैं। कौन से होते हैं? कोबाल्ट धातु इसमें होती है। तो विटामिन में कौन से होते हैं? विटामिन B12 में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि 3 विटामिन, मोस्टली 5 विटामिन होते हैं, लेकिन सबसे मेन विटामिन कौन सा होता है? D2 और D3 होते हैं। जो D3 विटामिन होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से हमें D3 विटामिन प्राप्त होता है। D3 विटामिन किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। D2 विटामिन किससे मिलता है? पौधों से प्राप्त जो हम उत्पाद खाते हैं उनसे मिलता है। D1 किससे मिलता है? समुद्री उत्पाद से D1 मिलता है। इसके अलावा जो D4 होता है वो विटामिन D3 जब टूटता है तो विटामिन D3 के टूटने से D4 बनता है। ठीक है, विटामिन डी की केस से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है विटामिन डी से, है ना। रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेसिस हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां जो होती हैं वो एकदम कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा एक और रोग होता है जेनु बैरम। एक और रोग हो जाता है जेनु बैरम, वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। उसमें क्या हो जाता है? टांगें कुछ इस तरह से मुड़ जाती हैं, दोनों टांगें घुटनों के बल मुड़ जाती हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन D3 मिलता है। और जेनु बैरम किसकी कम? जेनु बैरम और जेनु वल्गम दो रोग होते हैं। जेनु बैरम में क्या होता है? टांगें कुछ इस तरह से हो जाती हैं, टांगें इस तरह से हो जाती हैं, ये दो टांगें इस तरह से हो जाती हैं दोनों टांगें। और जो जेनु बलगम होता है उसमें क्या हो जाती हैं? वो इस तरह से हो जाती हैं, अंदर की ओर आ जाती हैं, अंदर की ओर आ जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। तो जेनु बैरम और जेनु बलगम भी विटामिन डी के कारण होता है। इसके अलावा इस रोग को ब्लाउंट रोग भी बोलते हैं। ये जो जेनु बलगम रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है उसको ब्लाउंट रोग भी बोलते हैं। आपसे पूछेंगे कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, या आप बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं जो ब्लाउंट रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। एक और क्वेश्चन आता है, एक मिल्कमैन सिंड्रोम होता है, मिल्कमैन जो सिंड्रोम होता है वो किसकी कमी से होता है? तो वो भी विटामिन डी की कमी से, जब बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लेते हैं। मिल्कमैन सिंड्रोम विटामिन डी की कमी से नहीं होता, ज़्यादा से होता है। जब बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? मिल्कमैन सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम ही होता है ना। 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अगर 100 ml दूध आप लेते हो तो उसमें 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, और अगर ज़्यादा मात्रा में ले लो तो भी वो ख़राब हो जाता है, जिससे मिल्कमैन सिंड्रोम हो जाता है। ये आनुवंशिक बीमारी होती है। अगला है नवजात बच्चे को कौन सा विटामिन दिया जाता है? अभी मैंने बताया जो नवजात बच्चे होते हैं उनको विटामिन K3 दिया जाता है। विटामिन K3 को क्या बोलते हैं? मैनाडियोन बोलते हैं। विटामिन K3 को क्या बोलते हैं? मैनाडियोन बोलते हैं। विटामिन K1 को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन K1 को। और K2 को क्या बोलते हैं? K2 को बोलते हैं मैनाक्विनोन। K2 को क्या बोलते हैं? मैनाक्विनोन बोलते हैं K2 को। और K3 को बोलते हैं मैनाडियोन। और K1 को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आ सकता है। अगला है कौन सा विटामिन है जो सर्दी खांसी को ठीक करता है? विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिसके कारण ये सर्दी खांसी को ठीक कर देता है। इसका सबसे जो प्रचुरतम स्रोत है वो है आंवला। आंवला उसको, जिसको हम सुपर फ्रूट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सुपर फ्रूट भी बोलते हैं। और ये इसको खाने से सर्दी खांसी जो होती है ठीक हो जाती है। अगला है कौन सा विटामिन लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार है? टीकोफेरोल या विटामिन ई। विटामिन ई या जिसको हम टीकोफेरोल बोलते हैं, ये क्या होता है? लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रतिदिन इसकी कितनी मात्रा में आवश्यक होता है? 7 से 12 मिलीग्राम आवश्यक होता है। किसी में भी, महिला हो या पुरुष, किसी में भी अगर ये कम हो जाता है तो जो है बांझपन जैसी स्थिति आ जाती है। आरबीसी के लिए आवश्यक लिपोफिलिक अम्ल किस विटामिन से प्राप्त होता है? आरबीसी के लिए मतलब रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए एक अम्ल आवश्यक होता है जो होता है लिपोफिलिक। ये लिपोफिलिक अम्ल किस विटामिन से प्राप्त होता है? विटामिन ई से प्राप्त होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। आरबीसी के लिए आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन, जो लिपोफिलिक है वो किस विटामिन से प्राप्त होता है? तो आरबीसी के लिए जो आवश्यक है लिपोफिलिक वो विटामिन ई से प्राप्त होता है। आरबीसी के लिए आवश्यक लिपोफिलिक किस विटामिन से प्राप्त होता है? विटामिन ई से प्राप्त होता है। विटामिन ई से प्राप्त होता है आरबीसी के लिए आवश्यक लिपोफिलिक।
तो आरबीसी के लिए आवश्यक लिपोफिलिक किससे प्राप्त होता है? विटामिन ई से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन गुर्दे में बनता है? कौन सा विटामिन है जो गुर्दे में बनता है? गुर्दे में बनता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन गुर्दे में बनता है? तो गुर्दा जो होता है, किडनी जो होता है, किडनी में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी जो होता है वो गुर्दे में बनता है। विटामिन डी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? विटामिन डी वसा में घुलनशील है। विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है। जबकि विटामिन सी और विटामिन बी किस में है? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है कितने विटामिन का समूह होता है? टोटल हम विटामिन की बात करें कि टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो जो टोटल विटामिन होते हैं वो 13 होते हैं। टोटल विटामिन कितने होते हैं? टोटल विटामिन होते हैं 13, जिसमें से 8 जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। 8 विटामिन क्या होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाकी के जो रहते हैं, बाकी के जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बाकी के विटामिन रहते हैं, जिसमें से ए आ गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ए, सी, डी, ए और के, मतलब जो 5 विटामिन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अलग होते हैं। और बाकी के जो 8 विटामिन होते हैं वो बी का ही एक घटक होते हैं। एक नया विटामिन एक शोधकर्ताओं ने खोजा है V17। एक नया विटामिन शोधकर्ताओं ने खोजा है V17। ये इसको हम कैंसर रोधी विटामिन बोलते हैं। इसको कौन सा विटामिन बोलते हैं? कैंसर रोधी विटामिन बोलते हैं। कैंसर को रोकने में मदद करता है ये विटामिन। और मतलब ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि कौन सा विटामिन कैंसर रोधी है, तो याद रखना विटामिन B70। वैसे विटामिन सी भी कैंसर रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। अगर B70 ना आए और सी आ जाए तो सी को भी हम कैंसर रोधी विटामिन के रूप में जानते हैं। अगला है किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब होता है वंध्यता, ठीक है, प्रजनन क्षमता। अगर इसको कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रजनन क्षमता का विरोध करता है? एंटी मतलब विरोध करता है, तो कौन सा करता है? ई करता है। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? बिशप ने की थी। विटामिन ई की खोज किसने की थी? बिशप ने की थी, ये भी याद रखना। विटामिन ई की खोज की थी बिशप ने। वसा में घुलनशील होता है, प्रजनन क्षमता, जनन ग्रंथि, इन सबको बनाता है। और एक आरबीसी को जो बनाने वाला जो अम्ल होता है उसके लिए भी ये सहायक होता है। अगला है ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को ही बोलते हैं। मैंने बताया ना, पार्लर में फेशियल में कैप्सूल लगा लगा के देते हैं, वो इसी विटामिन ई के ही देते हैं। तो ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। फ्रेंड्स 6260190944 ये मेरा नंबर है। अगर आपकी अभी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, शून्य पे हो या पूरी तैयारी हो गई है, फिर भी आपको लगता है क्वेश्चन देख के कि यार हमको थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, अभी समय है, अगर आप चाहो ना तो 10 दिन में भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 7 दिन में भी कुछ करते हो। इतना बड़ा सिलेबस नहीं, जितना आपका पूरा सिलेबस है ना उतना पीएससी का एक यूनिट ही होता है। तो पीएससी के बच्चे जब 15 दिन में तैयारी कर लेते हैं, बेचारे एसआई वालों का तो सिलेबस देखो कितना बड़ा कर दिया है। अगर ऐसा सिलेबस आपको दे देते, आपको अकेला जितना पॉलिटी है ना उतना बराबर भी आपका सिलेबस नहीं है। पॉलिटी कोई पढ़ने जाओगे ना तो पॉलिटी ख़त्म ही नहीं होगा। हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री ख़त्म ही नहीं होगा। आपका सिलेबस तो संक्षिप्त है, आपको पता है कि हमको ये पढ़ना है, यहाँ के टॉपिक से प्रश्न आने हैं। तो अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप कहीं से आपको टॉपिक मिल जाए, या आप ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, ट्रिक से सारी वीडियो सुनना चाहते हैं, पूरी योजनाओं को एक साथ ट्रिक से सुनना चाहते हैं, उनके एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, पूरे एक्ट का एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, या ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर लीजिए। 3 प्रकार के बैच हैं हमारे। एक तो है हमारा हम जीतेंगे बैच, दूसरा है प्रैक्टिस बैच, और तीसरा है टेस्ट बैच। टेस्ट बैच का चार्ज 199 रुपये। इसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाता है, यहाँ पे टेस्ट ही होते रहते हैं। यहाँ पे टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। रोज़ शाम को प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और रात को 10 बजे से टेस्ट होता है। टेस्ट टॉपिक वाइज होते हैं, हर टॉपिक के कम्प्लीटली निचोड़ के जितने एमसीक्यू बन सकते हैं हम बना के देते हैं। ये विटामिन वगैरह जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हमारे स्टूडेंट का टेस्ट हो चुका है। आज का जो टेस्ट है रात का, उसमें माता के दूध के जो प्रकार पढ़ेंगे सारे, उसको मैंने थ्योरी में समझा दिया है, उसके एमसीक्यू दे दिए हैं। इसके अलावा ईसी से ई पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी खनिज हैं, खनिजों की कमी से, जितने भी खनिजों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रेशे होते हैं, फाइबर, वो क्या होते हैं, कौन सा घुलनशील होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारा हम करेंगे। अब बात करते हैं
कि जो हम जीतेंगे बैच है, हम जीतेंगे बैच में आपको मिलेगा, एक तो आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा थ्योरी एमसीक्यू मिलेंगे, इसके अलावा वीडियो मिलेंगे, और वीडियो के साथ क्या मिलेगी, ट्रिक मिलेगी। और ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी, हर टॉपिक मतलब निचोड़ करके मिलेगा, उस टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बात करते हैं अपन खनिज की, तो खनिज भी इसी प्रकार से ही कवर करवाया जाएगा, खनिज भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरे टॉपिक इसमें कंप्लीट मिलेंगे। प्रैक्टिस बैच में आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस बैच में आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। मैंने आपको अभी टेलीग्राम पर ले गई थी, वो प्रैक्टिस बैच पर ही ले गई थी। हर टॉपिक की आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। देखो, आप कोई भी मार्केट में बुक्स लोगे ना, उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, अगर 30 क्वेश्चन भी हैं तो पड़े हुए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर क्वेश्चन आपको एक आउटस्टैंडिंग लेवल का मिलेगा, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमने एक टॉपिक को निचोड़ के एमसीक्यू बनाए हैं। तो आपको अगर आप हमारा एमसीक्यू बैच लेते हो तो वो भी बेस्ट है, उसमें सारे टॉपिक की आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। अब आप अपने अनुसार उन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन एमसीक्यू की आप प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस का चार्ज 399, और जो हम जीतेंगे बैच में ये एमसीक्यू तो मिलेंगे ही, साथ में क्या मिलेगा आपको, थ्योरी भी मिलेगी, थ्योरी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और इसमें ट्रिक्स भी मिलेगी। ये सारी चीज़ आपको मिलती हैं टेलीग्राम पर। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करके आपको मुझे बोलना है कि हमें आपका या तो हम जीतेंगे बैच लेना है या प्रैक्टिस बैच लेना है। जो भी बैच लेना हो मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। अगर 399 का लेना है तो आपको 399 का पेमेंट करना है, 499 का लेना है तो आपको 499 का पेमेंट करना है। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगा मैं आपको हमारे ग्रुप से ऐड कर लूँगी, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। तो कम से कम एटलीस्ट टॉपिक पूरे एमसीक्यू निपटा दीजिएगा, अगर एमसीक्यू भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिकाओं के कारण मनुष्य दिन में देख पाता है, शंकु कोशिकाओं के कारण, और ये हरे रंग के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। शंकु कोशिकाओं या कौन सेल्स के कारण मनुष्य दिन में देख पाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति, रतौंधी किसके कारण हो जाती है, विटामिन ए की कमी से हो जाती है, सारे लोगों को पता है। अगर रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को दिन में भी नहीं दिखाई दे, रात को तो नहीं दिखाई देता, ये तो हमको पता है, लेकिन अगर यदि उसको दिन में भी ना दिखाई दे तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसको हो जाती है निक्टोलेपिया। यदि रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को दिन में भी नहीं दिखाई देता है तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उसको निक्टालोपिया हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको निक्टालोपिया। यदि रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को दिन में भी नहीं दिखाई देता है तो उसको निक्टोलोपिया हो जाता है, याद रखिएगा। जीरोप्थैलेमिया तो क्या हो जाता है, इसमें आंखें क्या हो जाती हैं, शुष्क पड़ जाती हैं, आंखें क्या हो जाती हैं, शुष्क पड़ जाती हैं, सूखी पड़ जाती हैं। ठीक है। एक कंजरवाइटिस एक रोग होता है, कंजरवाइटिस रोग जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, गुलाबी रोग बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें आंखों का रंग क्या होता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। आंखों और गर्भनाल का संक्रमण का भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोगों को नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें जितनी भी आंख में संक्रमण होते हैं, गर्भनाल में संक्रमण होते हैं, उसके पूरे एमसीक्यू मैंने डाले हैं, और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अलग से सिलेबस में आंख और गर्भनाल का संक्रमण स्पष्ट लिखा हुआ है। अगला है, मुख्य और दक्ष प्रो विटामिन क्या होता है। मैंने अभी बताया, प्रो विटामिन या प्री विटामिन किसको हम बोलते हैं, बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन या प्री विटामिन बोलते हैं। ये इसको हम रेटिनॉल का अग्रदूत भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेटिनॉल का अग्रदूत भी बोलते हैं, क्योंकि पादप जो पदार्थ होते हैं वो रेटिनॉल बनने से पहले किस रूप में रहते हैं, बीटा कैरोटीन में रहते हैं। तो बीटा कैरोटीन ही बदल कर किस में आ जाता है, रेटिनॉल में बदल जाता है। बीटा कैरोटीन हमको पौधों से प्राप्त होता है, इसको प्री विटामिन कहते हैं, जबकि रेटिनॉल को क्या बोलते हैं, सक्रिय विटामिन बोलते हैं। रेटिनॉल को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय विटामिन बोलते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, सारी ही चीज़ों के लिए, हमारी दृष्टि के लिए तो आवश्यक होता ही होता है, जो कि आपको पता है। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम्स के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, जनन क्षमता के लिए, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। एक सामान्य महिला को 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है, और एक सामान्य पुरुष को 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और अगर गर्भवती महिला की बात की जाए तो 940 माइक्रोग्राम गर्भवती महिला को आवश्यक होता है, और 950 जो है लैक्टेटिंग मदर को आवश्यक होता है। मैंने कल रात को एक वीडियो बनाया था, कल सुबह बनाया था मैंने एक वीडियो, जिसमें मैंने धात्री महिला का पूरा पोषण बताया है। धात्री महिला को किस तत्व की आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है, कब कब होती है, किस तत्व की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, पूरा वीडियो बनाया, देख लेना। आज शाम को मैं गर्भवती माता का ऐसा ही वीडियो लाऊंगी, जिसमें गर्भवती माता का पूरा पोषण होगा, कब गर्भवती माता को किस तत्व की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, ये पूरा उसमें कवर होगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा।
अगला है नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या होता है। नियासिन जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं, नियासिन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होता है। साबुत अनाज। अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, अनाज में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। माल्टोज से याद आया, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट भी वीडियो में करवाया है बहुत शानदार तरीके से। अगर अब वो टॉपिक वाइज अगर हमारा बैच भी नहीं लोगे ना आप, अगर वो यूट्यूब के भी वीडियो देख लोगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस टॉपिक के बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने टीकाकरण का भी टॉपिक डाला है, उसको मैंने कहाँ पे दिया जाता है, कितनी डिग्री पे दिया जाता है, कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, ये सब भी आपको बताया है। रोग और रोग की खोजकर्ता भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया। इसके अलावा मैंने कुपोषण का भी वीडियो डाला है। इसके अलावा जितने भी अधिनियम है वो भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो वो ज़रूर देख लेना। नहीं ले पा रहे बैच मत लो, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे फैक्ट कवर किए हैं मैंने उसमें। नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या है। साबुत अनाज किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से नियासिन होता है। इसके अलावा पहले विटामिन B3 को ही नियासिन बोलते हैं, मतलब इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा नामक रोग विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। कौन रोड ने इसकी खोज की थी, किसने की थी विटामिन B3 की खोज, कौन रोड ने विटामिन B3 की खोज की थी। विटामिन B3 की मात्रा और पता कर लो एक बारी। विटामिन B3 की अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष को चाहिए है 14 मिलीग्राम। आदमी को कितना चाहिए है, 14 मिलीग्राम चाहिए है। 14 मतलब एक सामान्य काम करने वाले को, अगर भारी काम करेगा तो 14 से 23 हो जाता है। भारी काम करने वाले को 14 से 23 हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 11 से 18 की मात्रा की आवश्यकता होती है, अगर वो सादा से भारी काम करेंगी। गर्भवती महिला की बात करें तो उन्हें एक सामान्य महिला से प्लस 2.5 एक्स्ट्रा चाहिए होता है गर्भवती महिला को। बात करते हैं अगर हम धात्री महिला की, तो 5 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए रहता है धात्री महिला को। बच्चों की बात करते हैं हम नियासिन की। अगर आपसे पूछें कि एक जो नवजात बच्चा है, 0 से 6 महीने का बच्चा है, 0 से 6 माह के बच्चे को कितना नियासिन दोगे, तो 2 मिलीग्राम नियासिन दोगे 0 से 6 माह के बच्चे को। आपसे पूछे 6 से 12 महीने के बच्चे को कितना नियासिन दोगे, तो 5 मिलीग्राम नियासिन दोगे, याद रखिएगा। एक वीडियो रहेगा माता का दूध का। माता के जो दूध होता है वो 6 प्रकार का होता है, आज हमने हमारे ग्रुप में करवाया है, जिसका रात को टेस्ट है। ये माता के दूध अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रम होता है, ट्रांजिशन मिल्क होता है, प्रीटर्म होता है, इसके अलावा एक फॉर मिल्क होता है, हिंड मिल्क होता है। इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार होते हैं माता के दूध के। ये 6 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई एक प्रकार है जो बच्चे की भूख को शांत करता है, कोई एक प्रकार है बच्चे की प्यास को शांत करता है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो इसका भी वीडियो आप लोग मुझे आज शाम को या कल सुबह में मैं इसका वीडियो भी लेके आऊँगी। आपके लिए क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन लिख लो। पेंटाथोनिक अम्ल की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है। पेंटाथोनिक अम्ल की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है। इसका एक क्या है, बेसिक है, एक ही डिजिट आपको याद करना है और पूरा याद हो जाएगा। पेंटाथोनिक अम्ल की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारे लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देती हूँ। समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन का जिसको जो क्वेश्चन का आंसर आ जाए कमेंट में दीजिएगा, जो मन में आ जाए, नहीं आता तो एक बार गूगल कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। दोनों के आंसर मुझे दीजिएगा। अगला है ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि किस विटामिन के अंतःकरण को अवशोषित करती है। विटामिन D के अंतःकरण को अवशोषित करती है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि किसको करती है, विटामिन D जो होता है वो त्वचा द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे शरीर में, और जिसके बाद ये हमको एनर्जी प्रदान करता है। वैसे तो विटामिन C भी देता है एनर्जी, जैसे हम बात करते हैं, हम कोई भी जूस वगैरह पी लेते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है, लेकिन जो विटामिन D जो होता है वो मेन देता है, मतलब मुख्य रूप से अवशोषित करके देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन A, D, E और K क्या होते हैं। विटामिन A, D, E और K क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनको हम कौन से विटामिन बोलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का में कौन सा विटामिन की उपस्थिति बनता है, विटामिन K की उपस्थिति में बनता है। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत नहीं, गाय का दूध हो
कोई भी प्रकार का दूध हो उसमें विटामिन सी समृद्ध मात्रा में नहीं होता है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए का भंडारण होता है वो यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, यकृत या लीवर में होता है। थायमिन क्या होती है, विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं। कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, इसमें सेब, पपीता, अमरूद या मैंगो में से पपीता जो होता है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है ऑर्गो, ऑर्गो मतलब एग्रो, एग्रो ये किससे प्राप्त होता है, हमको पौधों से प्राप्त होता है। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करें कोले कैल्सीफेरॉल, कोले जो कैल्सीफेरॉल होता है वो प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। कोले कैल्सीफेरॉल किससे प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं विटामिन D3। ऑर्गो या एर्गो कैल्सीफेरॉल को हम क्या बोलते हैं, विटामिन D2 बोलते हैं। टीकोफेरॉल क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो कौन सा विटामिन पौधों से प्राप्त होता है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल किससे प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखो, जो विटामिन डी होता है, कैल्सीफेरॉल की बात करें तो विटामिन डी की बात करें, कोई भी किसी भी उम्र की बात की जाए, अगर आप 10 वर्ष से ऊपर के हो तो 600 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है, सॉरी 600 इंटरनेशनल यूनिट, 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है सारे लोगों के लिए, चाहे सामान्य पुरुष हो, सामान्य महिला हो, गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो, सबको 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है विटामिन डी। और जो बच्चे होते हैं उनको 300 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है। और 10 वर्ष से ज़्यादा का कोई भी बच्चा हो, पुरुष हो, वयस्क हो, प्रौढ़ हो, सबको 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है। बात करते हैं लाल जो चना होता है, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाल चने जो होते हैं, लाल चने आप खाते हो, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाल चने में डाइस्टेस एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, डाइस्टेस एंजाइम। लाल चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या आपसे पूछे चने में ही कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो चने में विटामिन डी पाया जाता है। चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, चने में विटामिन डी पाया जाता है। और लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, डाइस्टेस एंजाइम पाया जाता है। और चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है चने में। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी, वेरी वेरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। बेरी बेरी, विटामिन बी को बोलते हैं हम बेरी बेरी। ये जो बेरी बेरी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बेरी बेरी। अब ये तो आप सोच रहे होगे ये तो पहली बार सुना है कि कैसे हो जाते हैं 3 प्रकार के बेरी बेरी। तो एक होता है सूखा बेरी बेरी, एक होता है गीला बेरी बेरी। सूखा बेरी बेरी होता है, गीला बेरी, सूखा बेरी बेरी जो सूखे तंत्र को प्रभावित करता है, और जो गीला बेरी बेरी होता है वो जो परिसंचरण तंत्र है, हृदय तंत्र है, उनको प्रभावित करता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, गीला बेरी बेरी, एक क्या होता है, सूखा बेरी बेरी, और एक क्या होता है, सेरेब्रल बेरी बेरी। एक क्या होता है, सेरेब्रल बेरी बेरी। 3 प्रकार के होते हैं। जो गीला बेरी बेरी होता है वो हृदय को प्रभावित करता है, परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं सूखा बेरी बेरी की, तो सूखा बेरी बेरी होता है वो नस को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये होता है सूखा बेरी बेरी। और जो सेरेब्रल बेरी बेरी होता है वो सूखा बेरी बेरी का सबसे खतरनाक रूप होता है। मतलब ये जो सूखा बेरी जो नस और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सेरेब्रल मतलब ऊपर सेरेब्रल मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है डायरेक्ट, तो ये इसका सबसे खतरनाक रूप हो जाता है। मतलब एक विटामिन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये देख लो आप। विटामिन बी की कमी से ये वेरी वेरी हो जाता है। ईस्ट में सबसे ज़्यादा वेरी वेरी और विटामिन बी जो होता है ईस्ट का प्रमुख अवयव होता है। इसके अलावा जो विटामिन बी होता है, B12, विटामिन B12 की बात करें तो एक ऑप्टिक न्यूरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, है ना, वो विटामिन B12 के कारण हो जाती है। विटामिन किस प्रकार के अवयव होते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, विटामिन किस प्रकार के अवयव होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक अवयव होते हैं। विटामिन कैसे अवयव होते हैं, विटामिन एक कार्बनिक अवयव होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार के विटामिन में नाइट्रोजन होता है, कौन से विटामिन में नाइट्रोजन होता है, तो विटामिन बी में ही नाइट्रोजन होता है। किस में नाइट्रोजन होता है, विटामिन बी में ही नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन आप खुद ही लगा दोगे। अभी मैंने बताया गीला किसको प्रभावित करता है, हृदय परिसंचरण तंत्र को, सूखा नसों को। मैनाक्विनोन कहाँ बनता है, मैनाक्विनोन कहाँ बनता है, अभी मैंने बताया था फाइलोक्विनोन और माइनोक्विनोन। एक होता है K1, एक होता है K2। फाइलोक्विनोन किसको हम बोलते हैं,
K1 को बोलते हैं, और K2 को क्या बोलते हैं हम, मैनाक्विनोन बोलते हैं। ये आंत में बैक्टीरिया द्वारा अवशोषित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंत में हो जाएगा। ठीक है, ये किस में अवशोषित होता है, आंत में बैक्टीरिया द्वारा अवशोषित होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैनाक्विनोन बोलते हैं। ये आंत में अवशोषित होता है। इसके अलावा जो K3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनाडियोन बोलते हैं, जो नवजात को दिया जाता है। नवजात को इसकी 1 मिलीग्राम दी जाती है अगर बच्चा सामान्य पैदा होता है। अगर बच्चा सामान्य होता है तो 1 मिलीग्राम पेशियों में पेशी या सिरा द्वारा उसको दिया जाता है, पेशी या सिरा में उसको दिया जाता है। और अगर बच्चा कम वजन का पैदा होता है या प्री टर्म होता है तो उसको 0.5 मिलीग्राम विटामिन के की मात्रा दी जाती है, 0.5 मिलीग्राम। प्रेरित विटामिन किसे कहते हैं, प्रेरित विटामिन किसको बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल को हम प्रेरित विटामिन रेटिनॉल को प्रेरित विटामिन बोलते हैं। प्री विटामिन किसको बोलते हैं हम, प्री विटामिन बोलते हैं हम बीटा कैरोटीन को, प्री विटामिन बोलते हैं बीटा कैरोटीन को। रेटिनॉल को क्या बोलते हैं हम, प्रेरित विटामिन बोलते हैं। रेटिनॉल को बोलते हैं प्रेरित विटामिन क्योंकि ये किसी से प्रेरित होकर आया है। किससे प्रेरित होकर आया है, बीटा कैरोटीन से प्रेरित होकर आया है, इसलिए रेटिनॉल को हम बोलते हैं प्रेरित विटामिन, और बीटा कैरोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्री विटामिन बोलते हैं। सक्रिय विटामिन भी किसको बोलते हैं, रेटिनॉल को ही सक्रिय विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी के 5 प्रकारों में से कौन सा समुद्री खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, D1 कैल्सीफेरॉल जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री उत्पादों से प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल इसको हम बोलते हैं, समुद्री उत्पादों से प्राप्त होता है। D2 को हम क्या बोलते हैं, एग्रो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। D3 को हम क्या बोलते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। D4 को बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी कोले कॉल्सीफेरॉल, क्योंकि जो कोले कॉल्सीफेरॉल है उससे ही तो ये D4 बनता है, और D5 पादप का ही एक होता है, इसलिए इसको हम सिटोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। एग्रो कैल्सीफेरॉल किस को बोला जाता है, एग्रो मतलब जो पौधों से प्राप्त होता है विटामिन, D2 को बोला जाता है, पौधों में पाया जाने वाला विटामिन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, D2 बोलते हैं। पेलेग्रा क्या होता है, पेलेग्रा को हम नियासिन की कमी से हो जाता है पेलेग्रा नामक रोग, इसको हम विटामिन B3 वाला रोग भी कहते हैं। विटामिन B3 के निम्न स्तर के कारण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 3D रोग भी बोलते हैं। 3D में पहले डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशिया। डायमेंशिया मतलब क्या होता है, मनोवरंश मतलब मानसिक बीमारियां हो जाना, मानसिक तनाव होना, मानसिक शक्तियां क्षीण होना। दूसरा बोलते हैं डायरिया, जिसमें हम क्या होता है, दस्त लग जाते हैं। और तीसरा होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस को हम क्या बोलते हैं, त्वचा का रोग बोलते हैं। इस प्रकार से ये पूरा रोग क्या कहलाता है, 3D रोग कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज की थी सी फंक ने की थी। कब की थी, 1912 में विटामिन की खोज की गई थी, फंक ने की थी। और विटामिन किस प्रकार के यौगिक हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है, विटामिन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील होते हैं, दूसरे जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, A, D, E और K। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन अगर अपन ज़्यादा भी ले लेंगे ना तो उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन विटामिन डी हुआ, ए हुआ, इनकी ज़्यादा मात्रा भी नुकसानदायक हो जाती है। विटामिन शब्द किसने दिया, अभी मैंने बताया फंक ने दिया है। विटामिन से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है, आपसे पूछे विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, भैया बिल्कुल भी नहीं मिलती है, शून्य ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है। वसा से मिलती है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। जबकि हम बात करते हैं प्रोटीन की और हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो इनसे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि विटामिन से हमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील हो, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो के, ई, डी और ए, ये तीनों ही वसा में घुलनशील होते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगला है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। K1, K2 और K1 फाइलोक्विनाइन, माइनोक्विनाइन, ये इनके दूसरे के नाम है ना। मेडियोक्विनोन, मेडिनोन जो होता है वो K3 का नाम होता है। मैनियोडोन, मैनियो मैनोडियोन बोलते हैं,
मैनोडियोन इसको बोलते हैं, मैनोडियोन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, और इसको बोलते हैं मैनाक्विनोन। फाइलो और मैनाक्विनोन इनको बोला जाता है। किस विटामिन की कमी से रहता है तो करी लोग, एक ऑस्टियोमलेशिया या हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं। देखो बच्चों में इसको बोलते हैं रिकेट्स, बच्चों में अगर हड्डियाँ कम हो जाओ तो उसको क्या बोलेंगे, रिकेट्स, और बड़ों में हो जाएगा तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। किसके कारण, डी के कारण। अगला है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। तो वो पेलेग्रा रोग से तो आप कर लोगे V3, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अपन ने पेलेग्रा रोग में 3D पढ़ा था, और 3D में अपन ने एक डायमेंशिया भी पढ़ा था। तो डायमेंशिया होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, मतलब उसमें मंदबुद्धि हो जाती है। तो इसलिए विटामिन D3 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा विटामिन है यदि अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो खतरनाक हो सकता है। विटामिन डी को ज़्यादा ले लिया जाए तो खतरनाक हो जाता है, और विटामिन ए को भी ज़्यादा ले लिया जाए तो भी खतरनाक हो जाता है, दोनों ही हो जाएंगे। विटामिन सी तो इतना नहीं होगा क्योंकि वो बाहर में निकल जाएगा, तो ये दोनों ही खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों, ये ऑप्शन दोनों नहीं आता है और ए और डी आ जाता है तो डी लगा के आइएगा, हड्डियों को ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है वो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है। घाव हो जाए, चोट लग जाए, इन सबको भरने में सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण ही मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून भी इसी के कारण आता है, विटामिन सी के कारण, और यही घाव को भर देता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। विटामिन डी, जो सूर्य की रोशनी से त्वचा ही सूर्य की उसको, जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है कैल्शियम के रूप में, और जो जिसको हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है त्वचा में। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। देखो विटामिन का, एक तो ये भोजन को उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, दूसरा ये उपापचयी क्रियाओं को करता है। विटामिन एक तो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, दूसरा क्या करता है, ये उपापचयी क्रियाओं को करता है ना, तो दोनों याद रखना। अगला है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। विटामिन ई जो होता है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। फ्रेंड्स, जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट आएंगे तो मैं ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे। अभी मैंने कमेंट पढ़े थे कि आप वीडियो नहीं ला रही हो, अब आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो इसलिए वीडियो नहीं लाते हैं। वीडियो को कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, तो हम एक दिन में ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। विटामिन ई कर देता है। फ्रेंड्स, एक और बात, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम 2-3 बैच स्टार्ट करने वाले हैं 15 मार्च के बाद से, जिसमें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, FSO का है, एक दूसरा है आबकारी का है। आबकारी और ग्रुप 3 का हम साथ में करने वाले हैं। आबकारी और ग्रुप 3 में भी अगर जो साइंस स्ट्रीम से है, मतलब जिन्होंने BSc किया हुआ है, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, भले वो मैथमेटिक्स से हो या बायोलॉजी से हो, दोनों इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रुप 3 में लड़कियों के लिए 45 साल एज है और लड़कों के लिए 40 साल एज है। इसके अलावा MPSI की भी हम जल्दी ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली GK का और मध्य प्रदेश का। जो कि टॉपिक याद नहीं होते हैं उनको हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। जो भी हमारी किसी भी बैच से जुड़ना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अपना नंबर सेव करवा दीजिए, स्टेटस के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारा जो भी प्रैक्टिस रहता है या हमारा जो भी कोर्स रहता है वो सारा ट्रिकी अंदाज में रहता है, और हम केवल ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाते हैं, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ाते हैं। सिलेक्टिव से मतलब जो एग्ज़ाम में आना ही है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, वही क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारा जो PSC का पढ़ाया हुआ भी है, पिछले 5 साल से हम MPPSC प्रीलिम्स में जो पढ़ाते हैं एग्ज़ाम में वही आता है। तो अगर आप भी ये टॉपिक, ये बैच लेना चाहते हैं तो सारे लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी सुपरवाइज़र का जो अभी बैच लेना चाहते हैं, सुपरवाइज़र का सिलेक्टिव टॉपिक इन 8-10 दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारा कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किसके कारण हो जाती है। विटामिन ई के कारण हो जाती है। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुष और महिलाओं में जनन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रिवीजन बैच है, इसमें ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रश्न, 15,000 MCQ, टेस्ट सीरीज, ये सारा आपको ये रिवीजन के अगर आपको केवल टेस्ट देना, आपकी पूरी तैयारी हो गई और आप रोज़ रोज़ टेस्ट देना चाहते हैं, हर टॉपिक को निपटाना चाहते हैं,
तो आप हमारा ये 199 वाला बैच ले सकते हैं। इसमें आपको हम टेस्ट ग्रुप से ऐड कर देंगे। जो भी हमारे दूसरे स्टूडेंट दूसरे बैच वाले टेस्ट देते हैं वो आप इसमें 199 वाले बैच में दे सकते हैं। बाकी ये हमारा सबसे बेस्ट बैच है। इसका पहले चार्ज 799 था और अब इसका चार्ज 499 हो गया है। और इसमें आपको ट्रिक्स के वीडियो मिल जाएंगे, मतलब वीडियो सुन के आपको कोई वो ही नहीं रहेगा, कठिन ही नहीं लगेगा कोई भी टॉपिक, हम इतना सरल करवा देंगे। तो आप ये वीडियो लेक्चर, ट्रिक वीडियो, थ्योरी, MCQ सब कुछ आपको यहाँ पे इस प्रकार से ई बुक आपको मिल जाएंगी। जैसे ये प्रबंधन की ई बुक मिलेगी, इसमें ये सारे क्वेश्चन कवर रहेंगे। इसके अलावा पंचायत विभाग की योजना मिलेगी, अधिनियम की योजना मिलेंगी। इस प्रकार से ये सारी ई बुक आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।